नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरओ जीएस मॉक टेस्ट 33, जिसमें कि 20 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज से फिर हम अपने सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, तो अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दोनों माध्यम के बच्चों को प्रश्न समझ में आए। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के जरिए यह उपबंध किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? In which constitutional amendment act it was provided that the number of the ministers in the Union Council of Ministers should not exceed 15% of the total number of members of the Lok Sabha including the Prime Minister? पहला ऑप्शन आपको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया गया है, फिर 86 दिया गया है, 91 दिया गया है और 97 दिया गया है। यहाँ पे सही उत्तर आपका सी है। सी इज द राइट आंसर। अब क्लास, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न हर साल बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप याद रखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर 300A में डाल दिया गया था, ठीक है। इसी तरीके से आप 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखेंगे। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो वोटिंग एज थी उसको 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 साल कर दी गई थी। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस चीज से रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, 74th म्युनिसिपैलिटी से। ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि आपको नहीं भूलने हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो रिलेटेड है राइट टू एजुकेशन से, आरटीई एक्ट जिसको कि हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, ठीक है। इसके के थ्रू आर्टिकल 21A को फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया था, मौलिक अधिकार में, जिसमें कि शिक्षा के अधिकार की बात की गई है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे प्रश्न बनते हैं इसलिए डिस्कस किया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मखलीपुत गोशाल ने निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की स्थापना की थी? डायरेक्ट प्रश्न है, पेपर में पूछा गया और एक बहुत ही आसान प्रश्न है ये, ठीक है। आजीवक सेक्ट की बात की थी, जियोनिस्ट की बात की थी, एब्स्ट्रैक्शनिस्ट की बात की थी, या फिर निहिलिज्म की बात की थी जिसको कि हम शून्यवाद कहते हैं, अक्रियवाद की बात की थी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके बताइए। तो जब भी हम मखलीपुत गोशाल की बात करते हैं तो इन्होंने आजीवक सेक्ट का फाउंडर इनको कहा जाता है। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। देखिए, जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, यहां से भी हर साल पेपर में प्रश्न बनते हैं, तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। इन दो टॉपिक को कभी भी मत छोड़िएगा। थर्ड प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? Which one of the following pair is correctly matched? यहाँ पे महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है और सही सुमेलित बोला गया है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन आपका सही होगा। पहला अंग, दूसरा दिया गया है कुरु जिसका कि विराटनगर दिया गया है, गांधार का तक्षशिला दिया गया, अस्मक का राजपुर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सही उत्तर है वो सी है, गांधार का तक्षशिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर महाजनपद को अगर आप मैप पे देखेंगे तो इस तरीके से इनकी पोजीशन आपकी लोकेट है। यहाँ पर आपका अस्मक साउथ साइड में है, तो एक बार पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा ऐसा महाजनपद है जो कि साउथ में है, तो याद रखिएगा अस्मक। और अस्मक की आपकी राजधानी क्या थी?
आपका पोतन था, ठीक है, या फिर पोटल, कुछ भी दिया रहता है, पैठान भी दिया रहता है। अब यहाँ पर जो महाजनपद है उनकी राजधानी देख लीजिए, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, अंग की चंपा, चेंदी की शक्तिमती, वत्स की कौशंबी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पैठान, ठीक है, या फिर पोतन या फिर पोटल, कुछ भी दिया जा सकता है। अवंती का उज्जैन, फिर गांधार का तक्षशिला, कंबोज का हाटक, वज्जी का वैशाली, मल का कुशीनगर, मगध का राजगृह। अब क्लास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप क्या करोगे, जैसे कि हमने पास्ट मॉक टेस्ट में किया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इस चीज को 2-3 बार पढ़ो। तो हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजों को अभी तक डिस्कस किया है। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहां से एक भी प्रश्न पूछेगा आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, अभी हमने महाजनपद और उनकी राजधानी पे फोकस किया है। चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, प्रसिद्ध विठल मंदिर जिसके 56, ठीक है, तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहां अवस्थित है, ठीक है। 56 तक्षित पिलर्स की बात की गई है, जहां से म्यूजिकल नोट्स निकलते हैं, वो कहां पर है ये पिलर्स। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है वेल्लूर, दूसरा आपको दिया गया भद्राचलम, फिर हम्पी, और आखिरी आपको दिया गया श्रीरंगम। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो अभी तक आप लोग ने दे लिया होगा, यहाँ पे सही उत्तर आपका बी है, सॉरी बी नहीं, यहाँ पर सही उत्तर आपका सी है। हम्पी में ये पिलर्स आपके लोकेटेड है, जहां पर इन पिलर्स से म्यूजिकल नोट्स निकलती है, साउंड निकलती है, ठीक है। अगर आपसे पेपर में पूछे कि हम्पी के जो विठल मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया है, तो आप याद रखेंगे कृष्णदेव राय का नाम। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश कालीन भारत के नगर नियोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पर आपसे टाउन प्लानिंग की बात की गई है और ब्रिटिश इंडिया में बोला गया है। ये जो टाउन प्लानिंग के 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पहला, नगरों की उन्नति के लिए धन सार्वजनिक लॉटरी के द्वारा भी एकत्रित किया जाता था। दूसरा है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में महामारी की आशंकाओं ने नगर नियोजन को बढ़ावा दिया था। तो मैं आपको बता दूं, टाउन प्लानिंग से रिलेटेड जो दोनों स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये एक बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, 1 और 2, और आंसर आपका सी है, 1 और 2। देखिए क्लास, एक ट्रिक होता है, बहुत से बच्चों को पता भी होगा, जिन्होंने पहले पेपर दिए हैं उनको ये ट्रिक पता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं मैं उनके लिए बता दूं, अगर पेपर में कोई भी स्टेटमेंट बहुत जनरल स्टेटमेंट दिया गया हो, जैसे यहाँ पर मनी कलेक्ट किया जाता था लॉटरी के थ्रू, एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन यहीं पे अगर आपका एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दे, जैसे कि अगर हम बात करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हम रिपन, यहाँ पे लिख दे लॉर्ड रिपन, और यहाँ पे लिख दे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये आपका एक स्पेसिफिक डेटा है, ठीक है, जिसको कि एग्जामिनर बहुत इजीली चेंज कर सकता है। वो यहाँ पर वॉइसरॉय लॉर्ड रिपन की जगह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ लॉर्ड कर्जन का नाम देते, तो उसके लिए ये डेटा चेंज करना बहुत ही आसान है। तो ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। जब ऐसे स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिए रहे तो आप हमेशा पेपर को सॉल्व करते समय थोड़ा ठहर के सोचेगा कि क्या मैंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ लॉर्ड कर्जन का नाम पढ़ा था कि लॉर्ड रिपन का नाम पढ़ा था। 2 मिनट का टाइम लीजिएगा। लेकिन जब भी ये ऐसे जनरल स्टेटमेंट दिए रहे तो आप इसको आराम से कर सकते हैं और आप मान सकते हैं कि 85% प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये स्टेटमेंट आपके सही हो सकते हैं। तो ये गेस वर्क होता है। पेपर को, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत होती है, साथ ही साथ कुछ गेस वर्क की भी जरूरत होती है। तो याद रखिएगा, जब भी डेटा बहुत स्पेसिफिक हो तो 2 मिनट रुक के ठहर के सोचिएगा सही है कि नहीं, क्योंकि जिसने पेपर डिजाइन किया है उसके लिए उस डेटा को चेंज करना बहुत ही आसान है। लेकिन जब भी एक जनरल स्टेटमेंट दिया रहे तो प्रोबेबिलिटी होती है कि वो स्टेटमेंट सही ही हो, ठीक है। ये मैं आपको एक थोड़ा सा गेस वर्क बता रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि हमेशा सही ही होगा। अगर आप, ऐसा है कि आप प्रीलिम्स में बैठे हो, आपको लग रहा है आपका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुक सकता है, तो आप इस तरीके से ये अप्रोच लगा के अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये एक अप्रोच है, जरूरी नहीं है सही ही हमेशा हो। चलिए 6 स्टेटमेंट को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1920 का नागपुर सेशन था, उसमें किसने ये प्रपोजल आपका दिया था, नॉन एनसीएम की, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात की गई। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है सीआर दास, फिर एनी बेसेंट, फिर बीसी पाल, फिर मदन मोहन मालवीय, और यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है सीआर दास।
ठीक है, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। देखिए 1920 सितंबर में एक अधिवेशन आपका हुआ था कोलकाता में, जिसमें कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। जब 1920 के कोलकाता अधिवेशन में इस प्रस्ताव को रखा गया था तो उस समय जो आपके युवा नेता थे जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इन लोग ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। लेकिन CR दास ने आगे चल के नागपुर सेशन जो आपका हुआ, कोलकाता सेशन बाद नागपुर सेशन जो हुआ, उसमें इस प्रस्ताव को उन्होंने खुद पारित किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अगर पेपर में आपसे ये पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर सेशन को प्रिसाइड किसने किया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तब आपका सही उत्तर होगा श्री विजय राघवचारी। ये नाम याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पूछे NCM को, असहयोग आंदोलन को के प्रस्ताव को पारित किसने किया था, तब आप CR दास लगाएंगे नागपुर सेशन में। लेकिन अगर नागपुर सेशन की अध्यक्षता किसने की थी तो आप विजय राघवचारी लगाएंगे। ठीक है, और इसी प्रस्ताव के साथ स्वराज की भी मांग की गई थी। ठीक है, स्वराज की मांग की गई थी। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए 7वां प्रश्न देखिए। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो 6 ईयर की इम्प्रिजमेंट किस उग्रवादी, मतलब किस लीडर को दी गई थी, ये पूछा गया है। आपको पता है जब भी हम उग्रवादी नेताओं की बात करते हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं, तो लाल पाल बाल की हम बात करते हैं। लाल पाल बाल की। लाल आपके कौन है? लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, बाल आपके कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। और पाल कौन है? बिपिन चंद्र पाल है। तो यहाँ पे 6 साल की सजा किसको दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। बी आपका सही उत्तर है। अब बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड कुछ प्रश्न पेपर में कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि कौन सा एक ऐसा लीडर है जिसने कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक एक बहुत ही बड़े लीडर थे उस समय के, लेकिन उनको कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं मिली। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछता है फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया किसे कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। तीसरा प्रश्न, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया किसने कहा है? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा है। याद रखिएगा ना, वैलेंटाइन चिरोल ने। ठीक है, और केसरी और मराठा किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। केसरी में बाल गंगाधर तिलक का एक लेख था जिसके कारण उन्हें 6 साल की सजा मिली। ठीक है, और इस सजा के लिए उनको कहां भेजा गया? मांडले जेल, जो कि उस समय बर्मा में था। ये भी चीज याद रखिएगा। और इसी दौरान इन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द वेदास लिखा है और गीता रहस्य लिखा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बाल गंगा तिलक ने जब वो बर्मा में, इनको कारावास के समय ही इन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द वेदास और गीता रहस्य नाम की पुस्तक की रचना की है। तो इतने फैक्ट्स आप बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड याद रखेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसके द्वारा नारा दिया गया है? ये भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये नारा दिया गया है। चलिए 8वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज, लाला लाजपत राय, तटबोधिनी केशव चंद्र सेन, सत्य शोधक समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। सही सुमेलित की बात की गई है, तो इसका मतलब बाकी जो 3 है वो आपके गलत हैं। तो भारतीय ब्रह्म समाज की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके लाला लाजपत राय नहीं होंगे, राजा राम मोहन रॉय होंगे। तटबोधिनी सभा की जब भी हम बात करेंगे तो केशव चंद्र सेन नहीं होंगे यहाँ पे आपके होंगे देवेंद्र नाथ टैगोर। सत्य शोधक समाज की बात करेंगे तो यहाँ देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं होंगे, कौन होंगे? ज्योतिबा फूले। और द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले एकदम सही है, यहाँ पर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्लास, यहाँ पे आप ईयर जरूर याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने इंडियन सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का गठन 1905 में किया था। और 1905 में ही आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। उस समय आपका वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ये सारी बात आप याद रखेंगे, 1905 वाला समय है। ठीक है, और फिर 1907 में आपका क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट हुआ था ना। चलिए, देवेंद्र नाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1839 में तटबोधिनी सभा की स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ब्रह्म समाज याद रखेंगे। आत्मीय सभा की बात जब भी हम करेंगे राजा राम मोहन रॉय का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, सत्य शोधक समाज 1875 ज्योतिबा फूले से संबंधित।
9th प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? Who among the following was the leader of the 1857 revolution in Assam? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है दीवान मनीराम दत्त, दूसरा आपको दिया गया कंदपेश्वर सिंह, फिर पुरंदर सिंह, फिर पियाली बरुआ। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है असम में इसके कौन लीडर ने प्रिसाइड किया था, कौन लीडर थे वहां पे, तो दीवान मनीराम दत्त, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अब क्लास कई बार पूछा गया है कि कानपुर में कौन लीडर थे, लखनऊ में कौन लीडर था, आपसे बिहार का पूछा गया है, कुंवर सिंह का नाम पूछा गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी हम दिल्ली की बात करते हैं यहाँ पे लीडर आपके बहादुर शाह जफर थे, कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में लक्ष्मीबाई, ठीक है, बिहार में कुंवर सिंह, इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर और उड़ीसा में सुरेंद्र शाही। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पेपर को और डिफिकल्ट बनाना होगा तो लीडर ऑफ रिवॉल्ट ना पूछ के किसने इसको सप्रेस किया, किसने इसको खत्म किया, दबाया, तो उनके नाम पूछ लेंगे। तो जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको एक बार पढ़िएगा। 10वां प्रश्न हम देखते हैं। 10वें प्रश्न में बोला गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब बाकी तीन जो है वो आपके सही सुमेलित है। यहाँ पे एंग्लो मैसूर वॉर दिए गए हैं और सामने ईयर दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए एक बार इसको, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। आपको पता होगा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में आपके हैदर अली थे, ठीक है, और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ तो वो उसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, वो है डी, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा बस डिफरेंस किया गया है, 1798 में नहीं 1799 में, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसको याद करने का तरीका आप ऐसे याद रख सकते हो, बस एक मार्क्स से टीपू सुल्तान चूक गए, नहीं तो ये 100 हो गया होता और टीपू सुल्तान जीत गए होते, और लेकिन एक मार्क्स कम होने की वजह से टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। बस मैंने आपको याद करने का तरीका बताया। तो देखिए जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है वो 1767 से 1769 के तक चली, और इसमें आपकी कौन सी संधि हुई थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मद्रास की संधि, ट्रिटी ऑफ मद्रास। पेपर में कई बार आपसे वॉर दिया रहता और पूछा जाता है कि कौन सी ट्रिटी हुई थी, ये याद रखिएगा। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में मैंगलोर, तो पहले मद्रास फिर मैंगलोर फिर श्रीरंगपट्टनम, तृतीय में श्रीरंगपट्टनम, और आखिरी में आपको पता है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, और उस समय अंग्रेज के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे, और यह एक निर्णायक युग था जिसमें कि मैसूर पूरी तरीके से हार गया। तो याद रखिएगा ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जा सकता है। 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1917 में रूसी जनता को द अप्रैल थीसिस प्रस्तुत किया था? अप्रैल थीसिस रशियन पब्लिक को किसके द्वारा पब्लिश किया गया था 1917 में? तो स्टैलिन दिया गया है, ठीक है, ट्रॉट्स्की दिया गया है, बुकारिन दिया गया है, और आखिरी आपका लेनिन दिया गया है। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, डी है, डी, डी जो है वो सही उत्तर है। 12वां प्रश्न हम देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पुरुष साक्षरता वाले शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का सही क्रम क्या है? ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। तो आप एक बार सीक्वेंस को देख लीजिए, मैं आपको सही उत्तर बताती हूँ। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है सबसे पहले तो केरल है, सबको पता है, फिर लक्षद्वीप है, ठीक है, फिर उसके बाद मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले केरल हुआ, लक्षद्वीप हुआ, मिजोरम हुआ और गोवा हुआ, बी जो है वो आपका सही उत्तर है। अच्छा, यहाँ पे मेल लिटरेसी की बात की गई है, इसी समय आप फीमेल लिटरेसी भी जरूर देखिएगा क्योंकि पेपर में फीमेल लिटरेसी से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, प्याज एवं लहसुन में गंध के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? ठीक है, विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल ऑफ द अनियन एंड द गार्लिक? पहला ऑप्शन आपको दिया गया सल्फर, दूसरा पोटेशियम, तीसरा क्लोरीन और आखिरी ऑप्शन आपको आयोडीन दिया गया है। तो स्मेल ऑफ अनियन और गार्लिक किसकी वजह से आती है? सल्फर की वजह से आती है। ये पूछा गया प्रश्न है और एक आसान प्रश्न है, तो 13वां का ए सही उत्तर है। 14 प्रश्न को देखिए, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो तीव्र अवशोषण मतलब मोस्ट रैपिडली एब्सॉर्ब बाय द प्लांट, पर्पल एंड ऑरेंज, ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड येलो, येलो एंड पर्पल। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? बी, बी सही उत्तर है। ये एक पूछा गया प्रश्न है जो कि पीसीएस में आपके पूछा गया था। 15 प्रश्न को देखिए, किस अनुच्छेद के तहत असाधारण
परिस्थितियों के दौरान संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के तहत कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक द लॉ अंडर द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। अब आप सभी को पता है हम लोग लिस्ट की बात करते हैं, स्टेट लिस्ट की बात करते हैं और यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, जिसको कि हम सेंट्रल लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया है, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक द लॉज अंडर द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो ये किस आर्टिकल में बोला गया, किस अनुच्छेद में, 249 में। ठीक है, अच्छा क्लास 7 शेड्यूल में आपके लिस्ट की बात की गई है ना, जिसमें कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात की गई है। तो पेपर में ये भी प्रश्न पूछता है कि किस शेड्यूल में लिस्ट दिया गया है, तो 7 शेड्यूल में, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट की बात की गई है, इसी वजह से अनुच्छेद 249 होगा। 16वां प्रश्न देखिए, कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? विच एलिमेंट इज डेफिनेटली प्रेजेंट इन ऑल एसिड्स? तो हर एसिड में आपका ये एलिमेंट प्रेजेंट होता है, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे नाइट्रिक एसिड हो। तो अगर आपको फॉर्मूला भी याद है तो HNO3, H2SO4, ये सब क्या है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपका, कॉमन क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये एक बहुत ही आसान प्रश्न है, यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। 17 प्रश्न को देखते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती हैं तो when a ray of light travels from a denser medium to the rarer medium, तो क्या होता है? तो मैंने तो बचपन में इस चीज को ड्रॉ करके याद किया था। थोड़ा सा हिंदी वालों, मतलब जो भी बच्चे हैं, देखिए आपको इसको अगर ऐसे याद कर पाए आप लोग तो याद करिएगा, नहीं तो आपको खुद आती है चीजें। ड्रॉ मतलब डेंसर टू रेयरर जब चलेगा तो अवे होगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अवे, ये देख रहे हैं, AWAY, अवे। ठीक है, और रेयरर टू डेंसर जब होगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन अ light travels from the denser medium to rarer medium, तो denser to rarer, away from the normal, it speed increases as it moves away from the normal। ठीक है, away from the, तो ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी चाल बढ़ जाती है तथा ये अविलंब से दूर हट जाती है। तो ऐसे अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, नहीं तो आप लोग बहुत समझदार खुद ही हैं। तो ए आपका सही उत्तर है। 18वां प्रश्न हम देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? What is the reason for the diffraction of light in the atmosphere? सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपको दिया गया धूल कण, डस्ट पार्टिकल, थर्ड आपको दिया गया हीलियम, और आखिरी आपको दिया गया है जल वाष्प, जिसको कि वाटर वेपर कहते हैं। तो डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इन एटमॉस्फेयर जो होता है आपका, विसरण जो होता है उसका, ये धूल कणों के कारण होता है। जैसे अगर लाइट आपकी ऐसे ट्रेवल कर रही है और यहाँ पर आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर है। 19वां प्रश्न देखते हैं हम, किसी देश में वास्तविक समृद्धि दर वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर है। ठीक है, द एक्चुअल ग्रोथ रेट इन द कंट्री इज द एक्चुअल इन एनुअल परसेंटेज। क्या होता है, अगर हम बात करें वास्तविक समृद्धि दर की, हम बात करें, ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ रेट की बात करें, तो हमका क्या मेजरमेंट क्राइटेरिया है? तो ग्रोथ रेट ऑफ द जीडीपी एट अ करंट प्राइस, चालू मूल्य पर जीडीपी की वृद्धि को हम कहेंगे एक्चुअल ग्रोथ रेट है, या फिर चालू मूल्य पर सागत लागत पर जीडीपी वृद्धि दर को हम कहेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट एट फैक्टर कॉस्ट एट करंट प्राइस, या फिर जीडीपी ग्रोथ रेट एट अ फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइस, या फिर जीडीपी ग्रोथ रेट एट फैक्टर कॉस्ट एट मार्केट प्राइस। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ रेट की बात करें ना, ग्रोथ रेट की हम बात कब करते हैं, जब हम एक, जैसे मैंने आपसे कहा कि लास्ट क्लास में मेरे 98 मार्क्स आए थे, इस बार मेरे 100 मार्क्स आए हैं, तो मैंने 98 को अपना एक कांस्टेंट किया। अब हम इसके थ्रू अपना ग्रोथ देख रहे हैं कि 2 बढ़ी मैं, फिर मेरा 101 मार्क्स आया, 3 इंक्रीमेंट हुआ मेरा। तो यहाँ पर ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइस, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। 19th का सी आपका सही उत्तर है। चलिए, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हम देखते हैं, 20वां प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। यह घोषणा करने वाला देश के केंद्रीय उद्योग मंत्री कौन थे? यहाँ पे सीधे अगर प्रश्न पूछा जाए तो देश के केंद्रीय उद्योग मंत्री उस समय कौन थे?
पूछा गया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द कंट्री वाज अनाउंस्ड ऑन 6 अप्रैल 1948। हु वाज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री टू अनाउंस इट? पहला ऑप्शन आपको दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा दिया गया है बाबू जगजीवन राम, तीसरा आपको दिया गया श्याम प्रसाद मुखर्जी और आखिरी आपको दिया गया सरदार बलदेव सिंह। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका है श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो सी आपका जो है वो सही उत्तर है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे और प्रश्नों के साथ। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्लास। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड हो तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।